नमस्कार। न्यूज 24 के मंथन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लखनऊ से लाइव हूं मैं आपके साथ, मानक गुप्ता। आपको पता ही है आज हमारा मंथन उत्तर प्रदेश चल रहा है और उसकी वजह यह है कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पर आ गया है, इसीलिए हमने ये मंच सजाया है और हर पार्टी के बड़े दिग्गज नेता इसी मंच पर आकर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। मंथन के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इस चुनाव की एक ऐसी सच्चाई की इसे कोई नहीं नकार सकता। हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव होता है, जाति हमेशा एक बहुत अहम फैक्टर बन जाती है और यूपी के चुनाव में यह बात और ज्यादा सच हो जाती है। क्या इस बार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातियां बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं, खासतौर से ओबीसी समुदाय। आपको याद ही होगा बीजेपी किसी जमाने में अपर कास्ट ऊंची जातियों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन यह सब बदलना शुरू हुआ 2009 के बाद, खासतौर से 2014 के बाद। 2019 के बाद तो माना गया ओबीसी का 70-80% वोट बीजेपी को गया है। बल्कि कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं और आंकड़े उसकी गवाही भी देते हैं कि बीजेपी जो केंद्र में और यूपी में सत्ता में आई वो सिर्फ ओबीसी की वजह से आई, क्योंकि देश में 40-50% आबादी ओबीसी की है। क्या इस बार भी जिसका ओबीसी उसकी सरकार, बाकी जातियां किस तरफ जाएंगी? मंथन के इस सेशन में इसी पर चर्चा होगी। एक एक करके अपने पैनलिस्ट से आपका परिचय करा दूं। तालियों से स्वागत करिए एसपीएस बघेल का। मेरी दाईं तरफ बैठे हैं, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं, आगरा से सांसद हैं। बाईं तरफ बैठे हैं प्रमोद तिवारी, 9 बार के विधायक हैं, गिनीज बुक में नाम तक आ चुका है प्रमोद जी का, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं राजपाल कश्यप, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, और धर्मवीर चौधरी हैं जो कि बीएसपी के प्रवक्ता हैं और एक भाईचारा कमेटी है जिसके ये संयोजक सदस्य भी हैं। सभी का जोरदार तालियां बजाइए। पता लगना चाहिए कि चारों पार्टियों के यहां नेता बैठे हुए हैं। बघेल साहब, मैं आप ही से शुरू करूंगा क्योंकि आपको हाल में केंद्र की मोदी सरकार में जो जिम्मेदारी दी गई, आपको बहुत बड़ा पद दे दिया गया। मुझे नहीं पता कि आप उस पद की उम्मीद कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। आपकी मुस्कुराहट सब कुछ कह रही है। इसका मतलब आप भी हैरान हुए थे जब आपको इतना बड़ा मंत्रालय, कानून मंत्रालय, न्याय मंत्रालय और उसमें राज्य मंत्री बना दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि आप ओबीसी हैं, इसीलिए आपको यह मंत्रालय दिया गया। माइक ले लीजिए। मैं संगठन का और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिस विभाग की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे पहले कानून मंत्री थे, बीच में बहुत विद्वान लोग रहे, लेकिन जब से मैंने राजनीति शुरू की है, आदरणीय शशि भूषण जी, जेठमलानी साहब, कपिल सिब्बल साहब, जेटली साहब, रविशंकर जी, एचआर भारद्वाज साहब, तो उन्हीं का एक छोटा उत्तराधिकारी अगर मुझे समझा गया है तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। किस वर्ग से आता हूं उससे ताल्लुक इसका नहीं है। संयोग है कि मैंने एमएससी की है, एलएलबी की है, पीएचडी की है, एक विषय में एमए और किया है, और दूसरा 4 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा, 1 बार विधानसभा, अभी राज्य में योगी जी की सरकार में मंत्री था। तो ये 6वां कार्यकाल है, तीनों सदन हो गए हैं। शायद ये भी देखा गया हो। शायद ये भी देखा गया हो। इतनी ईमानदारी के लिए आपकी दाद देनी पड़ेगी मुझे। लेकिन आप धन्यवाद जो कह रहे हैं कि आपको इतना बड़ा पद दिया गया, धन्यवाद आप इसलिए कह रहे हैं कि आपको बना दिया गया, या धन्यवाद आप इसलिए कह रहे हैं कि एक ओबीसी वर्ग के नेता को बना दिया गया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी जी एक ऐसा चश्मा पहनते हैं जिसमें सब एक से नजर आते हैं। मोदी जी ने एक भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से यहां तक आई है। मूल सिद्धांत अंत्योदय है। अंत्योदय की छोटी सी परिभाषा यह समझ में आती है कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट, लेकिन मोदी जी ने उस मुस्कुराहट को खिलखिलाहट में बदलने की कोशिश की। 12 का बीमा देके, 330 का बीमा देके, किसान सम्मान निधि देके, करोड़ों आवास देके, करोड़ों लोगों का शौचालय दे करके, 5 लाख का आयुष्मान करके, लेकिन एक नई अंत्योदय की परिभाषा उन्होंने की है मंत्रिमंडल के विस्तार में कि अंतिम पायदान पर खड़ी हुई कुछ जातियां जो 70 साल में
मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई थी, उनको भी मंत्री बनाकर राजनीतिक अंत्योदय किया है और उनको भी सीधे शास्त्री भवन, रक्षा भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन दिखाने का काम किया है। तो ये राजनीतिक अंत्योदय भी है। इस बार ओबीसी आपके साथ क्यों खड़ा होगा यूपी के चुनाव में? बड़ा बुनियादी सा सवाल है। हाँ, अच्छा सवाल है। हाँ। वो इसलिए खड़ा होगा कि वो एहसान मानता है और अपमान भी याद रखता है। और ओबीसी जहां जाता है सरकार उसकी बहुमत की बनती है। उसके उदाहरण है 2000 उत्तर प्रदेश के 5 चुनाव अगर हम देख लें, 2007, 2012, 2014, 2017, 2019, 7 में बहन जी ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तो पिछड़े वर्ग का सहयोग था। 12 में अखिलेश जी आए तो ओबीसी का बड़ा बहुमत मिला और 14, 17, 19 में लगातार हम लोगों को मिल रहा। मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, ये बात माननी पड़ेगी, यद्यप जाति जनगणना उजागर नहीं हुई है, लेकिन ये राजनीतिक पंडित जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 50% से ऊपर ओबीसी है। तो मैं एक विश्वविद्यालय में, आगरा कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। अगर 10 क्वेश्चन करने को विश्वविद्यालय में आए और 5 क्वेश्चन आपकी कोई सहायता ना करें तो आप पास तो हो सकते हो मुश्किल में, लेकिन आप टॉपर नहीं हो सकते। तो 7 में जो पूर्ण बहुमत चौधरी साहब का आया, 12 में कश्यप जी का आया, 14 में भाजपा, 17 में भाजपा, 19 में, तो आप इस आंकड़े को कैसे जुटा सकते हैं कि हमें पिछड़ा नहीं मिला लेकिन हमने 325 पाए, पिछड़ा नहीं मिला। मैं उस आंकड़े को झुटला नहीं रहा हूं, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि ओबीसी की वजह से आपकी सरकार बनी है। इसलिए इस बार क्यों आपके साथ खड़ा वो इस बार इसलिए मिलेगी कि कुछ ऐसे बड़े काम हुए हैं। जैसे ओबीसी का एक कमीशन हुआ करता था जो दंतहीन शक्तिहीन हुआ करता था। शेड्यूल कास्ट का कमीशन बहुत पावरफुल होता था, तो इस कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर के एक बार मैंने पूछा कि जरा एससी कमीशन के चेयरमैन का नाम बताओ, तो सारे बच्चों ने कह दिया पीएल पुनिया। फिर मैंने कहा ओबीसी का चेयरमैन बताओ, तो एक भी बच्चा नहीं बता पाया। और ये ओबीसी के बच्चों से पूछा क्यों है, वो जज साहब थे लेकिन, और पुनिया साहब आईएएस थे, चूंकि वो पावरफुल नहीं था कमीशन, वो दंतहीन शक्तिहीन था, उसको संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है। इसलिए अब वो भी सम्मान कर सकता है, बैकवर्ड एट्रोसिटीज पर वो डीआईजी, आईजी, डीजी, चीफ सेक्रेटरी को बुला सकता है, वो फाइनल रिपोर्ट लगने पर कह सकता है, वो और भी रिकमेंडेशन कर सकता है, वेलफेयर की भी कर सकता है। एक ये काम हुआ। एक जो है क्रीमी लेयर जो थी 6 लाख से बढ़ाकर के 8 लाख की, क्योंकि जो बच्चे, जो गार्जियन अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, पीटर्सबर्ग, टेक्सॉल, जॉर्ज उनका या डीपीएस या सिंधिया, शेरवुड और मेयो में, वो क्रीमी लेयर में आ जाते थे। और जो चुंगी के स्कूलों में पढ़ते हैं वो नहीं आते हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता, तो उसको 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का काम किया है। तीसरा एक बड़ा काम हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी एससी की थी, एसटी की थी, माइनॉरिटी की थी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ओबीसी की नहीं थी। तो और आप जानते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी बहुत पावरफुल होती हैं, वो मिनी पार्लियामेंट होती हैं, कई विवादित और महत्वपूर्ण विषय रेफर किए जाते हैं, तो स्टैंडिंग कमेटी ओबीसी की बनाई। और जो बड़ा काम अभी आप देख ही रहे होंगे कि सेंट्रल स्कूल्स में 18% बैकवर्ड के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन में और डेंटल में और उसमें यूजी में जो रिजर्वेशन दिया है, तो अब आप 5 साल बाद जब निकलेंगे ना, तो डॉक्टर यादव, डॉक्टर सचान, डॉक्टर गंगवार, डॉक्टर कुशवाहा, डॉक्टर सैनी, डॉक्टर मौर्य, डॉक्टर प्रजापति, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर कठेरे, डॉक्टर दर्जी, डॉक्टर भुर्जी, राठौर, तमोली, चौरसिया, ये मिलेंगे आपको। आप प्रमोद जी पर तंज कस रहे हैं। प्रमोद जी देखा, ये आपकी पिछली सरकारों, केंद्र सरकारों पर और राज्य सरकारों पर भी तंज कस रहे हैं। दूसरा अभी आपने हमेशा दलितों का वोट लिया, ओबीसी को आपने नजरअंदाज किया। एक बात कहकर सही हक ये दिला रहे हैं। एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूं कि जो ये अभी भी संविधान में संशोधन करके राज्यों को ये अधिकार दे दिया गया है कि शैक्षिक और सामाजिक रूप से आप जिनको पिछड़ा समझते हैं उनको बैकवर्ड की सूची में शामिल कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ। दूसरा 27 मंत्री बने, तो आप बैकवर्ड की तो यहाँ बात कर रहे हैं, 11 महिला मंत्री बनी हैं। जब दूसरी सरकारों में महिला बनती थी तो हम पहले से तय कर लेते थे कि इसको पुष्टाहार, पंजीरी, बाल विकास ये मिलेगा। तो अब वो रेल में है, वो विदेश में है, वो एमएसएमई की है, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं। ओके, ये भी। प्रमोद जी बोलिए। मैं बधाई दूंगा बघेल जी को, मंत्री बन के शायद पहली बार, कम से कम लखनऊ किसी का। लखनऊ पहली बार आया। ठीक है, तो उनको जो बोल रहे हैं उनको वही बोलना चाहिए।
ठीक बोल रहे हैं आप, पर मुझे दो बातें कहनी है कि जो मंत्री बनाए गए हैं ये इसका तो एजेंडा साफ, क्योंकि किसान के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर जब लोकसभा नहीं चल पाई तो परंपरा है जब मंत्रिपरिषद का विकास होता है, बढ़ाया जाता है, तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी स्थिति रहे वहां मंत्रियों का परिचय कराया जाता है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा नुकसान हो गया, हम मंत्रियों का परिचय नहीं करा पाए। उन्होंने वहीं से एजेंडा फिक्स किया कि हम बैकवर्ड मंत्री बहुत थे इसलिए हम परिचय नहीं करा पाए। ये गलत किया विपक्ष ने, याद होगा आपको मेरे ख्याल से। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, प्रतिशत पे ना जाएं बघेल जी, वरना नुकसान होगा। और हमारे पास तो ले दे के 3 मुख्यमंत्री बचे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री बैकवर्ड, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैकवर्ड और पंजाब में शेड्यूल कास्ट। कल ही परसों की बात है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो सबको लेकर चलती है, क्योंकि हमारे लिए देश प्यारा है, पार्टी नंबर 2 पे होती है, हम पूरे देश को लेकर चलते हैं। तो ये बात तो अपनी जगह है। कोशिश यही है कि मुद्दा बदला जाए, पर इस बार का जो चुनाव होगा, जो मंथन आप कर रहे हैं, मेरे नजरिए में चुनाव होगा जो कोरोना में गंगा में बहती हुई हजारों लाशें मिली हैं उस मुद्दे पर चुनाव होगा, जो कोरोना की बदइंतजामी। मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहा हूं। जाति की लाइनें मिट जाएंगी आप ये कह रहे हैं? मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं। दूसरा, जब 104 रुपए वाला पेट्रोल भराया जाता है तो वो बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और सबका रेट अलग अलग नहीं होता। वो हर नौजवान, हर आदमी महंगा पेट्रोल भरा रहा है महंगाई पर। तीसरा, जो न पहले कभी था, बघेल जी और हम दोनों बहुत दोस्त रहे हैं, कई सरकारें इन्होंने देखी हैं, कई सरकारों में हम लोग साथ रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर कुछ हुआ है तो चले जाइए देहात में। मैं तो देहात, मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, बड़ा हिस्सा। बहुत से खेतों में लोगों ने जुताई बुआई इसलिए नहीं की है कि भाजपा राज में अन्ना जानवर, छुट्टा जानवर, वो छुट्टा जानवर को ये नहीं समझाया जाता कि ये बैकवर्ड का खेत है मत चढ़ना, ये शेड्यूल कास्ट का है मत चढ़ना, ये उनका है मत चढ़ना। तो आज सबसे बड़ी समस्या अगर देहात में कोई है तो छुट्टा जानवर की है, जिससे फसलों को रात रात भर किसान रखा रहा है। और जो वहां बैठे हैं ना दिल्ली बॉर्डर पे किसान, उसमें जाके देख लेना, ज्यादातर बैकवर्ड बैठे हुए हैं, बैकवर्ड लोग हैं, क्योंकि वही पैदा करते हैं अन्नदाता के रूप में, तब देश खाता है। तो वहां तो नहीं चल रहा है। रिजर्वेशन मंत्रिपरिषद में कर देने से नहीं काम चलेगा। काम चलेगा जब उत्तर प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। अब और बता दूं मैं आपको, 1 मिनट 2 मिनट जल्दी मत करिएगा। ये जो शौचालय बन रहे हैं ना, इसमें जो रिश्वत का रेट है उसमें भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं, बराबर है सबका मामला। कितनी शौचालय में कितनी रिश्वत चल रही है? आप, क्योंकि आप कह रहे हैं आप देहात से आते हैं। हाँ, लोग जो मुझे आरोप क्या है? जो लोग मुझे आके बताते हैं, आवास में 50,000 के आसपास डीबीटी है, आवास डीबीटी है, सीधे खाते में जाते हैं। सीधे खाते में जाने से रिश्वत नहीं बचती है। सीधे खाते में जाने पे जाते ही तब है जब पहले जमा हो जाता है। तो वो सब बेकार की बातें हैं। मेरी जानकारी में जो है वो ये है, आपने जो रेट पूछा मैंने बता दिया, 10,000 के आसपास, 50,000 के आसपास। तो ना भ्रष्टाचार बंद हुआ है, ना उसमें ही क्राइटेरिया लगा दें कि बैकवर्ड का नहीं लिया जाएगा, शेड्यूल कास्ट का नहीं लिया जाएगा, या किसानों में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम उनको तो दिया जाएगा। तो वो ठीक है, हर पार्टी का अपना आगड़न है, करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कुपोषण में
उत्तर प्रदेश में और किसी चीज में टॉप नहीं किया है उत्तर प्रदेश ने पिछले 4 साल में। कुपोषण में उत्तर प्रदेश बिहार ने टॉप किया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप किया है उत्तर प्रदेश। इस मुद्दे पे चुनाव होगा। और सुन लीजिए बस एक मिनट। हाँ। एक चीज जान लीजिए, जो बलात्कार का शिकार हुई हैं, मैं नहीं आना चाहता, पर आप जाके देखिएगा शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड की महिलाएं ज्यादा शिकार हुई हैं, ज्यादा पीड़ित हुई हैं। आप आंकड़े उठा के देख लें। तो चुनाव उस मुद्दे पे नहीं होगा कि कौन मंत्री किस वर्ग का बना है। चुनाव होगा महंगाई पर, छुट्टा जानवर पर, चुनाव होगा कोरोना में बद इंतजामी पर। और मेरा अपना आकलन है, मुझे भी थोड़ा बहुत चुनाव लड़ने का अनुभव है, कि भारतीय जनता पार्टी जो दिवा स्वप्न रात में सपने देख रही है, देखने का अधिकार भी है, अब दिन में भी देखने लगी है, ये चुनाव भाजपा का वाटरलू साबित होगा। ओके प्रमोद जी, मैंने आपको बिल्कुल अनइंटरप्टेड टाइम दिया। बस मैं इतनी सी बात कह दूं, उसके बाद राजपाल जी और धर्मवीर जी के पास भी जाना है, कि अगर वाकई ऐसा होता, जमीनी सच्चाई ये होती कि सारे इन मुद्दों पर चुनाव हो रहा होता, तो सारी की सारी पार्टियां अलग अलग जातियों को अलग अलग सम्मेलन करके, अलग अलग यात्राएं निकाल के अपनी तरफ करने की कोशिश नहीं कर रही होती, इंक्लूडिंग कांग्रेस। राजपाल जी, मैं एक चीज कह दूं, आपकी पार्टी नहीं, भी कर रही है, आपने कांग्रेस का नाम कांग्रेस ले लिया, भी कर रही है। कांग्रेस का नाम ले लिया तो मुझे कांग्रेस की तरफ से कहना है, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है, सबकी तरह करती है। अब ये नहीं, अब ये पर अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कार्यक्रम तो कर रहे हैं ना। चुनाव के पहले 600 मरवा दो और उसके बाद प्रबुद्ध सम्मेलन करो, उससे काम चलने वाला नहीं है। वो याद है, मकान गिरवाने वालों की सूची देख लो, किसके मकान गिराए जा रहे हैं, वो सब लोगों को आप याद बता दीजिए सर, किसके मकान गिराए जा रहे हैं? गिनिए। ये तो कह रहे हैं डॉन माफिया के गिरा रहे हैं। गिनिए ना, इनकी नजर में डॉन माफिया तो सिर्फ अल्पसंख्यक में, ब्राह्मण में, बैकवर्ड में और शेड्यूल कास्ट में, और कहीं डॉन माफिया नहीं है। बस एक लगा लो, वो काम खत्म, झंडा बदल लो। एक सेकंड आपको दूंगा मौका, मुझे पता है, क्योंकि आप तीनों का अटैक बीजेपी पर ही होगा। राजपाल जी बोलिए, आपका क्या है ये ओबीसी, क्योंकि आप तो पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं प्रकोष्ठ के। जी। पिछड़ा किस तरफ जाएगा ओबीसी? पिछड़ा जिस तरफ जो आपने चला रखा, पिछड़ा जिसकी तरफ होगा उसकी सरकार बनेगी। अब पिछड़ा इस बार समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने पिछड़ों को झांसा दिया, बीजेपी ने जुमलेबाजी दी। ये जब माननीय अखिलेश यादव जी सरकार में थे तो कहते थे सारे कलेक्टर यादव हैं। अब मैं यात्रा पे निकला हूं, सामाजिक न्याय यात्रा पे 3 चरण मैं घूम चुका हूं। किसी जिले में हमें मौर्य का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कश्यप का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, पाल का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, विश्वकर्मा का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, साहू का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा। तो कौन दिखाई पड़ा? कौन दिखाई पड़ा? अब ये तो सरकार बताए कौन आप बैठा बताइए है। ना। मैंने तो देखा है। अरे जब गए आप, मैं पूछ रहा हूं, जब आप गए आपको पिछड़ी जातियों का नहीं दिखाई पड़ा, तो कौन सी जाति का थानेदार दिखाई भी नहीं, पड़ा? थानेदार भी दिखाई नहीं पड़ा। कौन सी जाति का और था? ये एसपी सिंह बघेल साहब हैं। बघेल साहब के जिले में क्या बोल नहीं बघेल रहे कलेक्टर, राजपाल जी, बोल नहीं रहे। एक मुख्यमंत्री की जवाब जात, नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे। मैक्सिमम लोग मुख्यमंत्री की जात के लोग बैठे हैं। अच्छा। योगी आदित्यनाथ जी की। हाँ, और थानों में आप गोरखपुर में देखिए 70-80% उनके लोग बैठे। हमारी सरकार को तो बदनाम किया गया था, कहा 58 एसडीएम यादव हो गए। हम मुख्यमंत्री जी से सदन में मांगते हैं, आज तक सूची नहीं उपलब्ध करा पाए। आप बताओ ना, सूची 58। अच्छा राजपाल जी बड़ा क्लियर है, और ये तो आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं कि ओबीसी का आपको तो सिर्फ यादव वोट मिलता है, गैर यादव सारा बीजेपी की तरफ चला गया। डोमिनेंट कास्ट है ना यादव। आपने यादवों की आड़ में सारे जो निचली पायदान पर ओबीसी बैठे हैं उनका आपने शोषण किया, इसीलिए चला गया सारा बीजेपी की तरफ। अब पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। मानक जी, ये राजपाल कश्यप क्या यादव हैं? ये बताइए। हाँ। ये राजपाल कश्यप यादव हैं। हाँ। जिनको लखनऊ यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष बनाने से लेकर आज मंत्री भी बनाया, एमएलसी भी बनाया, पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष भी बनाया। क्या तो इनको भी तो मंत्री बनाया है नहीं। बीजेपी ने, लेकिन केंद्र में वो भी नहीं। शुरुआत अगर पिछड़ों को उत्तर प्रदेश में पहचान देने का काम किया तो वो माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी हैं। आप अगर उनकी भी शुरुआत आप देखेंगे, उनके भी पीछे जाएंगे, तो अगर बैकवर्डों को पहचान दी तो आज बीजेपी अच्छा, तो आप तो- हायर कर रही है। अच्छा, हायर कर रही है। बीजेपी के पास बैकवर्ड नहीं है, हायर कर रही है, दूसरे दलों से हायर कर रही है। आप बताओ, बघेल साहब के मंत्री बना दिया तो बघेल साहब को बीच में हटा क्यों दिया था? बताए ना। हाँ। हटा क्यों दिया था? और बीच में नहीं,
कहां से आप हटा जब दिया? सांसद बन गए तो क्यों नहीं मंत्री तक तुरंत बनाया? आप नहीं मैं नहीं हटाया गया। नहीं, मैं पहली बार आप बना हूं। उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, वो प्रमोशन उसके बाद है। में सांसद चुने वो गए। प्रमोशन है। हाँ नहीं, प्रमोशन नहीं, उसके बाद में अभी कई मंत्री बनाए गए। अरे मंत्री बनाए गए, उनको हटाया गया था, फिर अच्छा, मंत्री बनाया एक चीज गया। और बताइए। ये चुनाव आ रहा, अच्छा, बैकवर्डों अरे- से ये सरकार घबरा गई है सामाजिक न्याय यात्रा से समाजवादी पार्टी की तरफ, जो पिछड़े लामबंद हो रहे, उससे घबराई हुई सरकार अब मंत्री बना रही है। लेकिन राजपाल जी, राजपाल कोई जी, अरे मंत्री राजपाल के जी सुनिए। ढांचे में नहीं आने अच्छा वाला सुनिए है। तो सही, जी। आप ये फूलन देवी की मूर्तियां लगाते क्यों घूम रहे हैं? उससे क्या होने वाला है? देखिए, ये बताइए, भारत की पार्लियामेंट की सांसद रही, आज हमारी बहन बेटियों के साथ में अन्य अत्याचार होता। हाथरस में क्या हुआ था, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में क्या हुआ था? और ये अच्छा, सरकार कितनी की मूर्तियां लगा दी आपने? मूर्ति लगने कहां दे रही? अगर कौन नहीं आप- लगने दे रहा है? ये बीजेपी सरकार क्यों नहीं लगने दे रहा? ये इसलिए नहीं लगने दे रही, जो बहन बेटियों को अपना जूती समझते थे, वो लोग नहीं लगने देना चाहते हैं कि बहन बेटियों का सम्मान हो। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली बघेल साहब आप पहले जवाब दे बताइए, दीजिए। ओके, आप जवाब, आपका बताइए, जवाब ले रहा हूं, आपका जवाब ले रहा हूं। सत्ता संरक्षित रुकिए ना, लोगों एक सेकंड, ने रुकिए तो सही, एक सेकंड, जवाब ले रहा तोड़ने का काम किया। हूं। बघेल साहब जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं धर्मवीर जी, बोलिए। आप 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रख करके यहाँ बात कर रहे हैं, खासतौर से ओबीसी को देखते हुए। थोड़े पीछे चले हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब पहली बहुमत की सरकार बनी थी तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, दोबारा कल्याण सिंह जी बने थे। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इतना बड़ा सूबा उनको दिया गया। मध्य प्रदेश के जो 2 या 3 बार से मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, वो पिछड़े वर्ग के हैं। झारखंड के जो थे वो रघुवर दास, वो पिछड़े वर्ग के हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी शुरू का प्रधानमंत्री भी, प्रधानमंत्री बल्कि अति पिछड़े के हैं। एक एमबीसी शब्द भी होना चाहिए। यादव और राठौर दोनों एक श्रेणी में कैसे रखे जा सकते हैं? तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के हैं वो, अति पिछड़े के। तो कई पिछड़ों में अति पिछड़े की हालत कई दलितों की बड़ी जात से भी बदतर है। महामहिम राष्ट्रपति आप देख ही रहे हैं। मैं ज्यादा आंकड़े नहीं जानता हूं, लेकिन आगरा में जाटो समाज की बेबी रानी मौर्य गवर्नर बनाई गई, कल वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। एससी कमीशन के चेयरमैन भी आगरा से हैं। तो डॉक्टर धर्मेश मिनिस्टर हैं। तो ये 3-3, 4-4 लोग, तो ये ऐसा करके अंत्योदय हो रहा है। केवल ये दोनों वर्ग मिलाकर 70-80% बनता है, तो राजनीतिक अंत्योदय है ये। और ये सच भी है। क्या कल्याण सिंह जी, आप 22 को मद्देनजर 91 में क्या मजबूरी थी? जी 91 में कल्याण सिंह जी बने थे ना। हाँ, रघुवरदास जी बने, और धर्मवीर जी, ये सच भी है, ये सच भी है। आपको तो पिछले चुनाव का आंकड़ा मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, जब एससी, एसटी, ओबीसी, हर जात, सब जाति भूल गए और हिंदू बनकर विकास, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी के साथ आ गए थे। इस बार क्यों नहीं आएंगे? मानक जी, मुझे आपने सबसे बाद में मौका दिया है, तो मैं जरा तीनों जो महानुभाव बैठे हैं, जरा मैं बारी बारी से इनसे कुछ क्वेश्चन भी करूंगा और इनका जवाब भी दूंगा। इस देश में बाबा साहब ने जो संविधान की रचना की और उसमें एसटी, एसटी, ओबीसी के लिए 340, 341, 342 की अनुच्छेद की जो व्याख्या की, उसको सबसे ज्यादा कुचलने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो कांग्रेस ने किया। और उसके बाद में जो 10 साल का समय सरकार में बीजेपी रही, उसके बाद बीजेपी ने कुचलने का काम किया, संविधान को कुचलने का काम किया, ओबीसी के हक अधिकारों को कुचलने का काम किया। 1953 में काका कालेकर आयोग बना और 63 साल तक वो काका कालेकर आयोग रद्दी की टोकरी में पड़ा रहा, लेकिन कांग्रेस ने उसे लागू नहीं किया। जब वोट रद्दी की टोकरी में चला गया तो फिर मंडल आयोग बना। मंडल आयोग की सिफारिशें फिर रद्दी की टोकरी में चली गई। लेकिन जब 1989 में बीपी सिंह साहब की सरकार थी तो मान्यवर साहब काशीराम जी, देवीलाल जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बहुत अथक प्रयासों से मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। बाबा साहब ने जो ओबीसी के लिए 65% की व्याख्या संविधान में की थी, लेकिन 27%, मात्र 27% ओबीसी को आरक्षण मिला। और उस तत्कालीन सरकार को बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी। बघेल साहब कानून मंत्री हैं, ज्यादा बेहतर जानते हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं। जैसे ही ओबीसी के मंडल आयोग की सिफारिशों को देश में लागू किया गया, बीजेपी की सरकार ने उस सरकार से
बीजेपी की पार्टी ने उस सरकार से समर्थन वापस लेकर के उस सरकार को गिरा दिया। ये नहीं चाहते, ईमानदारी से नहीं 21 चाहते, में आ जाइए। ये ईमानदारी से नहीं चाहते कि ओबीसी का भला हो। जाटों को कांग्रेस ने एक दिन पहले 9 राज्यों में जाटों को आरक्षण दिया ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में, एक दिन पहले, बगैर किसी तैयारी के। और मोदी जी ने अपने निवास पर बुला करके कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से कटे हुए आरक्षण को दोबारा से लागू करवाऊंगा, लेकिन वो कोरा झूठ साबित हुआ। 9 राज्यों में जाटों के आरक्षण को काटने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का योगदान रहा। ये ओबीसी के लोगों को कितना छलने का और ठगने का काम कांग्रेस और बीजेपी के लोग करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, ओबीसी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? बाबा योगी आदित्यनाथ बने। और वो किस बिरादरी से, किस जाति से हैं, ये दुनिया जानती है। तो ये किस आधार पर कहते हैं कि हम ओबीसी का भला करेंगे? ये ओबीसी के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ओबीसी का भला नहीं करना चाहते। ओबीसी का भला अगर कोई कर सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती कर सकती हैं, बाबा साहब का संविधान कर सकता है। इसी नोट पे धर्मवीर जी, और ये जो कस्टर साहब मेरे बराबर में बैठे हैं, जब इनकी सरकार बनती है तो 27% के कोटे में एक भी जाट गुजर प्रजापति अगर कोई भर्ती हो जाए चपरासी से लेकर एसडीएम तक, तो आप मुझे बता दीजिएगा। धर्मवीर जी, यादव महासभा का एक दूसरे कार्यक्रम चलता है। प्लीज रुकिए ना, इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, इसीलिए इनकी सरकार को भी धर्मवीर जी लोगों ने बेदखल कर दिया। अब रुकिए ना प्लीज। अच्छा, धर्मवीर जी का क्या है ना, एक सेकंड, धर्मवीर जी का क्या है ना, टीवी डिबेट्स पर भी राष्ट्र की बात में आते हैं, इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े भावुक हो जाते हैं, बोलते हैं तो नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं रुकूंगा नहीं आपसे। अच्छा रुकिए और ना इन पर बरबर बैठे वालों से रुकूंगा। आप राष्ट्र की बात में आइएगा, मैं आपको और टाइम दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।